Hi students, I am Dr. Reena Gupta and today's topic is applications of the van der Waals forces. So this is the second video on the van der Waals forces. In first video we have discussed about the van der Waals forces. Let me recap some points. तो first point अगर हम बात करें तो van der Waals forces, these are the one of the type of intermolecular forces, means कि those forces which are present between the molecules. Okay, and these forces are generally of two types. One is known as hydrogen bonding and other is called van der Waals forces. Okay, तो van der Waals forces की हमने बात की थी. तो these van der Waals forces are of 5 types जिसका डिटेल हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया है. Okay, these forces are also called the weak physical forces. These are weak forces because the strength of these forces is very less. Okay, and these are called the physical forces because they govern the physical properties of the compound. Physical properties of the compound. That's why these are called the physical forces. और याद रखिएगा कि compound कौन सा बेटा, that is covalent, because only the covalent compounds can be termed as molecules while the ionic compounds are called as salts. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो विच फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरली द फिजिकल स्टेट. ठीक है, जैसे हमने कहा कि कंपाउंड, वेदर दैट कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और द लिक्विड स्टेट्स, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, एंड वेदर दैट कंपाउंड इज soluble in polar solvents or the non polar solvents etc. फाइन. नाउ नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ दीज van der Waals फोर्सेस govern द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो बेटा याद रखिएगा कि जो हमारी van der Waals फोर्सेस की, जो भी van der Waals फोर्सेस हैं, van der Waals फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals फोर्सेस, दे डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स. फर्स्ट की कौन सा हमारा टाइप ऑफ van der Waals फोर्स है, वेदर इट इज़ डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, टाइप ऑफ van der Waals फोर्सेस. ओके, सेकेंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, यानी कि उस मॉलिक्यूल का मास कितना है. एंड थर्ड दैट इज द साइज कह सकते हैं, और या फिर हम कहें कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. तो these are the 3 factors on which the strength of the van der Waals forces डिपेंड. तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द साइज. तो याद रखिएगा कि साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द van der Waals फोर्सेस दे हैव द डायरेक्ट रिलेशन. तो अगर साइज किसी भी कंपाउंड का इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स उस van der Waals फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. या फिर अगर मैं कहूँ कि उसका मोलिकुलर मास उस कंपाउंड का, या मोलर मास आई मस्ट से, कि कोई एटम है अगर वो मोलिकुलर स्टेट में लाइक नोबल गैसेज हैं तो वो एटम भी है और वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी है. तो मोलर मास अगर इंक्रीज होगा तो भी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट वीडियो. तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर साइज इंक्रीज हुआ तो भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और अगर मोलर मास इंक्रीज हो रहा है और उस केस में भी स्ट्रेंथ ऑफ द van der Waals फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं. और अगर स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals फोर्सेस इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals फोर्सेस इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर. इसको ध्यान से समझिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, हर जगह पर ये काम आएंगे. ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल जब तक बहुत दूर दूर हैं तो दे एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, बहुत दूर दूर हैं. लेकिन अगर ये नज़दीक आएंगे तो कुछ फोर्सेस डेवलप होंगे. ठीक है, ये कुछ फोर्सेस डेवलप होंगे और इन्हीं फोर्सेस को ही हमने क्या बोला था, दैट इज़ द van der Waals फोर्सेस. इन्हीं को हमने क्या बोला, van der Waals फोर्सेस. बेटा अगर ये फोर्सेस नज़दीक हैं तो ये मॉलिक्यूल, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उतने ये मॉलिक्यूल क्या होंगे,
क्लोज होंगे, और जितने ये मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो डेफिनेटली हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, और जितने मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड होंगे या जितनी फोर्सेस ये स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही हमारा फिजिकल स्टेट क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। ओके, क्योंकि सॉलिड में सबसे नज़दीक है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आप apart from each other, and gaseous state में they have no interaction between them, fine। और molecular melting point है, boiling point है, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, if molecules are close enough, ओके जब मॉलिक्यूल नज़दीक होंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड द मोर एनर्जी टू मूव देम अपार्ट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि आप किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेके आ रहे हो, और यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है, उल्टा बोल दिया, ठीक है, यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है, यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है। तो आपको मेल्ट करने के लिए यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, और जितनी ज़्यादा ये फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, ठीक है, उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड सेम इन द केस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगी, डेंसिटी जो है, अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वंडरबल फोर्सेस दे गवर्न द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल। आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द एल्केन्स। एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, आई मस्ट से, ओके। तो अगर आप एल्केन्स की बात कर रहे हो तो आप जैसे जैसे इस सीरीज़ में डाउन जा रहे हो, ठीक है, आप देखिए कि जैसे आप सीरीज़ में डाउन जा रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या है, मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन, ब्यूटेन। तो डाउन द ग्रुप क्या होता जा रहा है, ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। और अगर कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कहिए, ठीक है, या फिर आप साइज कहिए, दोनों ही डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। और अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। चेक कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम -161 से लेके 446 प्लस में, okay। Melting point that also increases, density that also increases, that is from 0.424 से लेकर that increases up to 0.810, okay। क्लियर, समझ में आ रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ ये जो डेंसिटीज़ हैं, these densities are always less than द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वाटर से हमेशा हल्के होंगे, ये याद रखिएगा, फाइन। अब यहाँ देखिए, आप इस केस में आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम पेंटेन, ब्यूटेन की बात करते हैं, तो दीज एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, ठीक है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दैट इज़ द ब्यूटेन। This is the butane and isobutane. These are the components of the LPG। तो आपको पता होगा कि ये जो है गैसियस स्टेट में मिलता है और हम इसको लिक्विफाइड करके यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। जब हम यहाँ पे और डाउन द ग्रुप सीरीज जा रहे हैं तो आप देखिए कि हम ऑक्टेन यूज़ करते हैं, कहाँ पर, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये गैसियस स्टेट थी, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, अब ये जो है ये हमें किस स्टेट में मिलते हैं, दैट इज़ इन द लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में मिल रहे हैं, लिक्विड स्टेट में। देखिए ये डेकेन जो है, डेकेन जनरली हमें किस फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ डीजल का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ डेकेन, ओके। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, दैट इज़ कार्बन 20 और कार्बन 30, तो कार्बन 20 और कार्बन 30 के बीच में दिस इज़ जनरली जो हम घर में कैंडल्स यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ जनरली नोन एज द पैराफिन वैक्स,
ठीक है। और आप देखिए कि वो हमें किस स्टेट में मिलते हैं, दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। तो देखिए दिस इज़ हाउ कि हमारी जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, दैट चेंजेस फ्रॉम द गैशियस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है ना, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स नज़दीक आए, मॉलिक्यूल्स नज़दीक आए तो strength of forces increase हुई, and as a result the physical state, melting point, boiling point, that also increases. Now next अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि जो physical forces हैं they also depend upon the area of contact, area of contact और साइज। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज़ होगा या फिर हम कहें कि जो साइज़ है अगर वो डिक्रीज़ होगा तो जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कोई भी आइसोमर्स लेते हैं, ठीक है, आइसोमर्स ऑफ दी कोई भी एल्केन ले लें, एल्कीन ले लें, कोई भी आप आइसोमर्स की बात करते हैं तो आइसोमर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ ब्रांचिंग इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज़ होगी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। साइज़ डिक्रीज़ होगा तो वहाँ जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। और अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज़ होता है तो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल्स फोर्सेस, ठीक है, दैट ऑल्सो डिक्रीजेस। और अगर स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होती है तो ऑफकोर्स वहाँ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ द फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिए हैं, दीज आर दी आइसोमर्स ऑफ द ब्यूटेन। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कम है। और जैसे ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हुआ तो ऑफ कोर्स यहाँ देखिए कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फाइन, ऐसे एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पेंटेन ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए, यहाँ देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज़ हो रही है हमारा जो साइज़ है वो क्या होता जा रहा है, कम्पैक्ट होता जा रहा है। साइज़ कम्पैक्ट हो रहा है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों, बिकॉज जो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दैट डिक्रीजेस, किसके कारण, दैट इज़ ड्यू टू ब्रांचिंग। और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज़ हो रहा है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप कुछ भी कहें वो सब के सब क्या हो रहे हैं, डाउन द अगर सीरीज जा रहे हैं इस तरह से, दैट डिक्रीजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, हैलोजन्स, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। आप देखिए कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर मोलर मास क्या हो रहा है, दैट मोलर मास दैट इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर मोलर मास इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल्स फोर्सेस वो क्या हो रही है, इंक्रीज। और अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और फिजिकल स्टेट ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा है, आप देखिए फ्लोरीन मोलर मास जो है वो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। और फिजिकल स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे एग्जिस्ट इन द गैशियस स्टेट, वाइल ब्रोमीन इज द ओनली एलिमेंट जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। देन आयोडीन दैट फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, जो हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, वॉयलेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कंपेयर कर रही हूँ, दैट इज़ इन द केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हाइड्राइड्स देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अमोनिया, दिस इज़ फॉस्फीन, आर्सिन, स्टाइबीन, बिस्म्यूथिन।
ओके अब यहाँ देखें तो डाउन द ग्रुप इस सीरीज़ में भी डाउन द ग्रुप सीरीज़ अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ क्या हो रहा है, दैट इज़ द मोलर मास इंक्रीजेस, और मोलर मास इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ अगेन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो चेक कीजिए द सेम इज़ हियर, यहाँ से लेके फॉस्फीन से लेके अगर हम बिस्म्यूथिन की तरफ मूव कर रहे हैं, द मोलर मास इंक्रीजेस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। बस सिर्फ एक्सेप्शन कहाँ है, इस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो दिस इज़ द एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, बिकॉज इन दिस केस वंडरवॉल फोर्सेस तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं, वंडरवॉल फोर्सेस के अलावा द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑल्सो पार्टिसिपेट विच इंक्रीजेज द total strength of the forces, as a result the total boiling point that increases. okay, किस तरह से, like this, अगर मैं यहाँ पे अमोनिया इस तरह से ले लूँ तो that form the hydrogen bonding with other molecules. Fine. चलिए, द सेम दैट हैपन्स इन द केस ऑफ हाइड्राइड्स। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड है, डाईहाइड्रोजन सेलेनियम है, डाईहाइड्रोजन टेल्यूराइड है। अगर आप इन सब की तरफ जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मोलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट हेयर इज अगेन द एक्सेप्शन। कहाँ, दिस इज़ द एक्सेप्शन, ये भी हमारी एक्सेप्शन है। क्यों, रीज़न इज़ द सेम कि यहाँ भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वंडरवॉल प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। As a result of hydrogen bonding, the molar mass, strength of the forces increases and its boiling point increases. So this is the only hydride of the group 16 which exists in the liquid state, while other they exist in the gaseous state. okay, now next अगर हम बात करते हैं that is about the noble gases. तो noble gases देखिए, these are also called monoatomic मॉलिक्यूल्स। इनको हम और क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, तो अगेन मोलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज, मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी दैट ऑल्सो रेगुलरली इंक्रीजेस। फाइन, नाउ लेट्स कंपेयर कि अगर हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस हैं वंडरवॉल फोर्सेस हैं, लेकिन वो सिर्फ एक तरह के फोर्सेस ना होकर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप की फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ तो ये HI, ठीक है, तो ये जनरली अगर हम देखें तो ये किसके बीच में है, दैट इज़ HI भी पोलर है, और तो यानी कि ये दो फोर्सेस किसके बीच में है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। पोलर का मतलब कि बिटवीन द टू डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्सेस कौन सी हैं, डाइपोल। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा एक आयन है, वाटर जो है हमारा पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, और पोलर का मतलब क्या हो गया, दैट इज डाइपोल। तो दीज आर दी फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड डाइपोल। ओके, क्लोरीन की अगर मैं बात करती हूँ तो क्लोरीन जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। बिकॉज क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि आप क्लोरीन मॉलिक्यूल लें तो कहीं भी आप प्लस माइनस चार्जेस नहीं शो कर सकते, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप प्लस माइनस चार्जेस शो करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग। तो ये हमारा क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, जबकि ये हमारा क्या है, पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर मीन्स यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस होगा, तो इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, बढ़ेंगी, और ये हमारे पास क्या है, डाइपोल। तो यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेस की टाइप कौन सी है, इंड्यूस डाइपोल एंड डाइपोल। और यहाँ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स म्यू इज़ ज़ीरो, यानी कि डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। डाइपोल मोमेंट ज़ीरो का मतलब कि ये भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो यानी कि दीज आर दी फोर्सेस विच डेवलप बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मीन्स कि ये अगर फोर्सेस यहाँ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी एज द वंडरवॉल्स फोर्सेस।
इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव डिस्कस कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, दैट इज़ आयन डाइपोल की। तो इस यहाँ आयन है, ये डाइपोल फोर्सेस हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन डर वाल फोर्सेस, फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी आती हैं, दैट इज़ डाइपोल डाइपोल। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें चार्जेस इंड्यूस नहीं करने, यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, कुछ चार्जेस प्रेजेंट हैं और उन चार्जेस के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, डेवलप होंगे। ओके, तो दीज आर दी सेकेंड टाइप ऑफ द वन डर वाल फोर्सेस, और जिनकी स्ट्रेंथ जो है सेकेंड नंबर पे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज होते थे। तो दीज आर दी लेस्ट वीकर, दीज आर दी वीकर देन द आयन डाइपोल। थर्ड नंबर पे आ जाता है दैट इज इंड्यूस डाइपोल एंड डाइपोल। ओके, और सबसे वीक वन डर वाल फोर्सेस हैं दैट इज इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ओके, चलिए नो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, एच एफ अ फोर्स, ये भी क्या है, पोलर है। तो यानी कि ये फोर्सेस किसके बीच में है, बिटवीन द डाइपोल एंड डाइपोल। ओके, ये भी हमारी क्या हो गई, डाइपोल डाइपोल। ओके, और ये हमारी क्या हो गई, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी कि ये हमारी कौन सी फोर्सेस होगी, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये भी डाइपोल डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसकी 2.1 है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। जो जबकि यहाँ अगर हम देखो तो हाइड्रोजन की 1 और क्लोरीन की हम क्या लेके चलते हैं 3.2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, पोलैरिटी हाई है, तो जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग। तो दिस स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, दीज आर ऑन दी सेकेंड पोजीशन। और इंड्यूस डाइपोल की बात करें तो दीज आर दी वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और द वन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये आ गया हमारा थर्ड नंबर। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आइस की। ठीक है, आइस मीन्स वाटर। वाटर हमारा क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर, ऑफ कोर्स पोलर। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, डाइपोल डाइपोल। ओके, और आइस यानी कि ड्राई आइस मीन्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, नॉन पोलर। तो इट मीन्स कि यहाँ कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर ये सिलिकॉन के बीच में ये 3 डायमेंशनल क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है। इट फॉर्म्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। और यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं, दैट इज़ द कोवलेंट फोर्सेस। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। तो कोवलेंट फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस आर दी आयनिक। सेकंड नंबर पे क्या आ जाती हैं हमारी कोवलेंट फोर्सेस, एंड ऑफ कोर्स दीज आर chemical forces, and these are the chemical forces. So of course these are very very strong as compared to the van der Waals forces. तो इसका नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं तो इसका नंबर हो गया हमारा 1। ठीक है, और van der Waals फोर्सेस की बात करें तो डाइपोल आर स्ट्रॉन्गर देन द इंड्यूस्ड डाइपोल। फाइन, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हाउ these van der Waals forces they govern the physical properties of the organic or inorganic compounds. Fine, thank you.